लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो पॉइंट मास एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको तो पता ही है फोर्स क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एलिमेंट के बीच का। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज interaction between any two elements or objects of the universe। या ऐसे इसमें थोड़ा और चेंज कर दूं, फोर्स इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कितना ज्यादा कितना कम, ये फोर्स के बेसिस पे हम बताते हैं। फोर्स इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। Hence, force always exists in pair called action reaction pair, called action reaction। अब यहां जो हम देख रहे हैं डायग्राम, तो ये जो फोर्स है, एक को कहोगे कि 1 2 पे लगाता है और दूसरा कहोगे 2 1 पे लगाता है, और ये दोनों अमाउंट वाइज बराबर ही होते हैं। तो इनको F21 और F12 लिखने के बजाय इस परेशानी से बाहर आके हम कह देते हैं F। तो यदि मैं बात करूं इस फोर्स के बारे में, तो ये जो फोर्स होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यदि दोनों मास में से किसी एक मास को डबल कर दें, फोर्स डबल हो जाएगा। यदि मैं मास सेम रखूं, डिस्टेंस को डबल कर दें, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। ये है प्रोपोर्शनैलिटी का आइडिया। और पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में जब भी कहीं प्रपोर्शन का साइन मिलता है, तो हम उस प्रपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहां जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा है उसके लिए सिंबल होता है कैपिटल जी, और उस कैपिटल जी को कहते हैं वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका मीनिंग आप क्लियर करिए कि इसका वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं बदलेगा नहीं। यहां से चाहे मार्स पे चले जाए या प्लूटो पे चले जाए या किसी और दूसरे गैलेक्सी में चले जाए, तो हम यूनिवर्स वर्ड यूज करते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ये है कैपिटल। तो सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू हम सारे स्टूडेंट फिजिक्स वाले उसे याद रखें जरूरी नहीं है। कुछ याद रहता है तो अच्छी बात। और जब एग्जाम होता है तो ऐसे क्वांटिटी के वैल्यू पेपर में जनरली दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो मान के चलता है कि इसको याद रखना कोई बड़ा बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। हाँ, याद है तो अच्छी बात, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में रहेगा। उसका यूज आप कैसे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये एग्जामिनर चेक करता है। तो जब भी कभी फोर्स की बात करेंगे तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे और किसके कारण। जैसे यहां M1 पे M2 के कारण, M1 पे
M2 के कारण। तो हम लोगों ने ये जो देखा यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आप लोग बोल के बताइए, पहले सुन लीजिए ध्यान से। M1 को डबल कर दिया, M2 को भी डबल कर दिया और R को भी डबल कर दिया, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा M1 M2 के बीच बढ़ जाएगा या घट जाएगा? कितना टाइम्स बढ़ जाएगा या कितना टाइम्स घट जाएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। बहुत ये बढ़िया cancel हो जाएगा। जिया, बहुत बढ़िया मेधा। बाकी लोग भी कुछ बोलो, फिर से सुन लो। शौर्य, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं M1 को डबल कर दिया तो, और M2 को भी डबल कर दिया और R को भी डबल कर दिया, तो नया वाला F कैसा होगा? पुराने वाले F से डबल या हाफ या 1/4 या सेम? सॉरी बताइए। सर सेम। क्यों होगा सेम? सॉरी। सर सेम। बहुत बढ़िया, क्यों होगा सेम? क्योंकि सर वो चीजें डबल हो आर, रही है। यस। हाँ, न्यूमरेटर में 2 और 2 का मल्टीपल आया और डिनोमिनेटर में भी। हाँ, यहाँ पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं प्रोपोर्शन से क्या मतलब होता है। अब बारी आता है एक ऐसे एग्जाम्पल की जो जनरली हमें ज्यादा परेशान करता है। ये है 2 kg और ये है 1 kg। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। बताओ मैं बीच में कहां पर मास m रखूं कि m पर a के कारण और b के कारण जो फोर्स हो वो 0 हो जाए। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ m shown from 2 kg block at A, so that net force on M due to particles at A and B will be 0। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि M को कहां रख दें कि उस पे जो फोर्स लगे ना वो 0 हो जाए। फोर्स जो लगे वो क्या हो जाए? वो 0 हो जाए। क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यस सर। तो अपनी कहानी 6। हाँ सोचते हैं। तो एक ऑप्शन आ रहा है, मान लो 6। तो पहले मुझे ये बताओ कि m पर जो 2 kg है वो m को क्या कहेगा कि भाग जाओ यहां से या मेरी तरफ आओ?
सर अट्रैक्ट करेगा उसे। अट्रैक्ट करेगा, कहेगा मेरी तरफ आओ, तो उसका नाम दे दिया मैंने एफ ए जो बुला रहा है एम को कि भाई मेरी तरफ आ। और बी जो बुलाएगा वो बी बुलाएगा अपनी तरफ। और आप चाहते हो कि यहां जो है ये कहीं ना जाए, एक्स मान लिया डिस्टेंस से, मान लिया। ये जो आप देख रहे हैं, मान लो क्वेश्चन रिकॉल करते हैं और सॉल्व करते वक्त इसे याद करके लिखते हैं सॉल्यूशन में, since F net on mass m is 0, hence एफ ए जो बुला रहा है और एफ बी जो बुला रहा है ये बराबर होगा। और देखना, एक का डिस्टेंस यदि x कहोगे तो दूसरे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 minus x। अब हम सोचते हैं, और ये क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैं यहां, जिससे कि वो जो रिजल्ट आए वो आपको आसान लगे, थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू देखने में, ये 1 kg और 4 kg दे देता हूं, वो आसानी रहेगी थोड़ी सॉल्व करने में। ऐसा वैसे हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखिए एफ ए कैसे लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन आप मत बदल लेना अपने एग्जाम का, अभी मैंने क्वेश्चन बनाया है, मैंने बदल दिया है थोड़ा सा, आपके एग्जाम में जो रहेगा वही डाटा रहने दे। एफ ए देखो क्या लिखोगे आप, तो जी इंटू 4 इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर। और दूसरा देखो जी इंटू 1 इंटू एम बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक सब कोई आ गए? किसी को कोई डाउट? सर नो नो। सर। नो सर। अब मुझे बताइए क्या यहाँ कोई कैंसिल वैंसिल हो जाएगा? ये जी कैंसिल आउट हो गया जी के साथ, सर एम कैंसिल आउट हो गया एम के साथ। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों तरफ, हाँ एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई याद आ रहा है, सर स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। 4/x स्क्वायर 1/12 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/x और ये हो जाएगा 1/12 माइनस एक्स। 24 माइनस 2x इक्वल्स टू x, 24 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू सर 8। 8। तो आपको 8 मीटर वाला आंसर समझ में आ गया, कैसे पहुंचे हम एम तक, ये 8 मीटर तक। x का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कितना आ गया? 8 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपके यदि समझ में आए तो इसका मतलब आप फोर्स को देखना सीख गए, देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि एम को ए भी बुला रहा है और बी भी बुला रहा है और एम कहीं नहीं जा रहा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा। मतलब आपका जैसे एक दोस्त लेफ्ट हैंड खींचे एक राइट हैंड खींचे और आप बैलेंस में हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों तरफ एक जैसा खींचा गया। एक तरफ सुमो पहलवान खींचता, एक तरफ आपका दोस्त खींचता, तो आप सुमो पहलवान की तरफ चले जाते, तो कहते बैलेंस नहीं रह पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सर यहां भी तो लग रहा है, एक तरफ सुमो पहलवान जैसा 4 kg है और एक तरफ मेरा दोस्त जैसा दुबला पतला 1 kg है, ऐसे कैसे बैलेंस हो गया? तो यहाँ फोर्स केवल मास पे ही नहीं डिपेंड कर रहा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा। तो जो ज्यादा वाला मास है उससे हम दूर हो गए, उसका प्रभाव कम हो गया, और जो छोटा वाला मास है उसके नजदीक आ गए तो उसका प्रभाव बढ़ा, और फिर वो ऐसा हुआ कि वो ए और बी का ताकत बराबर हो गया एम को खींचने वाला। क्या ये आइडिया फील किया
आपने, जो मैंने कहा अभी आपसे? Yes, sir. 4 kg से नजदीक में हम यदि कोशिश करते कि बैलेंस कर दूं तो नहीं हो पाता, क्योंकि 4 kg खुद भी ताकतवर, और नजदीक आ जाते तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता। 1 kg का फोर्स फिर उसे रोक नहीं पाता कि भाई मत जा, तब वो चला जाता 4 के पास। तो 1 kg के नजदीक होने से ये अमाउंट तो छोटा है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर कम होने से अमाउंट इस एफ फोर्स का बढ़ा, बी वाले का। और ए वाले में चूंकि डिस्टेंस हमने ज्यादा कर दिया और मास उसका ज्यादा था, डिस्टेंस ज्यादा होने से वो इस तरह से बैलेंस हो गया, कम होकर के, कि ए और बी वाले फोर्स बराबर हो गए। यहां देखिए, आपको थोड़ा और बताऊं, यहां पर है 2 kg ब्लॉक, ये है 3 kg ब्लॉक, इधर है 4 kg ब्लॉक, इधर है 5 kg ब्लॉक, और इधर है 6 kg ब्लॉक। ये सारे कितने डिस्टेंस पे हैं? ये सारे 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। मैंने मान लिया ये आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, और आर कितना है? 1 मीटर। और सारे 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg block, find net force on 2 kg block in the diagram shown. यहां इसे मैं थोड़ा सा और बेहतर लिख देता हूं, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन द डायग्राम। तो आप जैसे कह रहे हो 0, उसका कोई लॉजिक भी होगा। तो मैं आपको सॉल्व करते वक्त सोचने का तरीका बताता हूं, ध्यान से बताइएगा। ये 2 kg है और ये 1 मीटर पे यहां पर 3 kg अवेलेबल है। हम फोर्स किस पे देख रहे हैं? 2 kg पे या 3 kg पे? सर 2 kg। 2 kg को kg 3 kg क्या करेगा? अपनी तरफ बुलाएगा या दूर धकेलेगा? सर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स क्या लिखोगे? G इंटू 3 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3G। यही हो गया F1। हाँ सॉरी, 2 है आई थिंक, 2, 3 2 जा 6G। अब मुझे बताइए, एक फोर्स तो आपने देखा, अब दूसरा जो है 4 kg, ये किधर बुलाएगा 2 kg को? खत्म हो गई। अपने तरफ अपनी तरह। कैसे लिखोगे? G 4 इंटू 2 बाई 1 स्क्वायर।
ये सर कितना हो गया 8 8 जी। ये आ गया आपके पास F2। अब तीसरे पार्टिकल की बारी आती है। तीसरा पार्टिकल 10 5 जी। kg का था, वो किधर बुलाएगा 2 kg को। इधर 2 kg को ऊपर धकेलेगा या नीचे बुलाएगा 2 kg को। नीचे अपनी तरफ। सर अपनी तरफ। हाँ अपनी तरफ बुलाएगा 2 kg को। तो यहाँ जो पहले से लिखा है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। G4 इंटू 2 वाला पिछला था। अब यहाँ ये जो बुला रहा है अपनी तरफ वो कितना लिखोगे G इंटू 5 इंटू 2/1 स्क्वायर 10 जी। हो गया 10G। ये हो गया F3। हाँ अब बचा एक और, ये कितना था 6 kg। ये 2 kg को किधर बुलाएगा अपनी तरफ। यहां पर आने वाला है G 6 इंटू 2/1 स्क्वायर, ये हो गया 12G। ये हो गया F4। क्या आपको ये पता चल गया कि कितने फोर्स लग रहे हैं 2 kg पर। कितने लोगों से बातचीत कर रहा है 4 दोस्तों से, चारों बुला रहा है भाई मेरी तरफ चला। फोर्स को ऐसे फील करो, बुला रहा है, अट्रैक्शन धकेल रहा है, रिपल्सन। तो फोर्स जिस पे देखना है ना आपको उस पे एरो बनाओ। 3 kg पे जाके मत एरो बनाओ। हमें 2 kg पे देखना है तो 2 kg को देखो 3 kg क्या करेगा अपनी तरफ बुलाएगा आ जा, तो तुम उधर जाता हुआ खींचाए होता हुआ उस तरफ का फील करो। जैसे तुम्हें कोई दोस्त बुलाता उधर तुम खींचे जाते, उसी तरह इस 2 kg को 3 kg बुला रहा है। अच्छा आपको लगता क्या है, एक और डायग्राम बनाते हैं। एक और डायग्राम बनाते हैं। जो ये आपने शुरू वाला 2 kg देखा, इस पे फोर्स कौन कौन सा लग गया, एक तो 6G और एक इधर 10G। क्या लगता है किधर जाएगा ये नेट, 6G की तरफ या 10G की तरफ। 10 जी। कितना इफेक्ट बनेगा 10G माइनस 6G इक्वल्स टू 4G का इफेक्ट आएगा नेट। 4 और लेफ्ट वाला कितना था 8G, राइट वाला कितना था 12G, 12 कैपिटल G। इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेट इधर हो जाएगा 4G। 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 तो अब एक और नया डायग्राम बना लो। तो इसको एक कह रहा है कि मेरी तरफ आओ 4G से, और दूसरा कह रहा है कि मेरी तरफ जाओ 4G से। ओ सॉरी स्मॉल जी नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला कैपिटल जी। तो क्या लगता है किसके पास ये जाएगा, दो दोस्त ऐसे खींच रहे हो आपको, तो आप क्या नीचे की तरफ जाओगे या राइट साइड जाओगे। सर बीच में जाएगा दोनों बीच फोर्स। में। तो यहाँ पर एक लॉ होता है फोर्स को ऐड करने का, कि जो दोनों फोर्स हैं उनको साइड मान करके आप एक पैरेललोग्राम बना लो। यहाँ पर तो चूंकि 90 डिग्री है तो स्क्वायर बन गया, और उसमें जो डायगोनल होगा ना, जहां पे ऑब्जेक्ट था जिसपे फोर्स देख रहे थे उससे दूर की तरफ, यही दे देगा रिजल्टेंट का वैल्यू। और आपको पता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो एफ नेट होगा, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप ट्रायंगल में डायगोनल निकाल लेते हैं, 4G स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर। ये डायगोनल ही होता है नेट वैल्यू सम का। ये हो जाएगा 4G√2, क्योंकि वो 8G स्क्वायर हो गया, 4 का 2 आ गया, 2 एक √2 के भीतर रह गया, G का स्क्वायर था, G भी बाहर आ गया। तो ये आपने क्या देखा कि 2 kg पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 4G√2। आपके सोचने का तरीका ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करेगा।
और इतना सोचना शुरू करेंगे तो ये 11th की शुरुआत हो जाती है यहां से। आप कह देते हैं कि ये 9th का क्वेश्चन अब नहीं रहा, अब ये 11th का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे दो थे फोर्स और आपको पता चल गया, फोर्स को आपने देखने लगा, आपने देखा क्या कि एक दोस्त खींच रहा है उत्तर की तरफ टुवार्ड्स ईस्ट और एक खींच रहा है टुवार्ड्स साउथ, एक पूरब की तरफ खींच रहा है, एक दक्षिण की तरफ खींच रहा है, टुवार्ड्स ईस्ट टुवार्ड्स साउथ खींच रहा है, तो हम दोनों तरफ थोड़े जाएंगे, दो टुकड़े में थोड़े बट जाएंगे, बीच में जाएंगे कहीं। अपना हाथ खिंचवा के देख लो दो दोस्तों से, तुम बीच में कहीं जाओगे, तो यही बीच वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। डायगोनल की लंबाई मैंने ज्योमेट्री से निकाल ली। सर पैथागोरस थ्योरम, हाँ ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कहीं तो है यार। अच्छा पैथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ लिया है या नहीं? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस। नए बच्चे जो हैं, तेजस, हर्ष, आप लोगों ने पढ़ा है क्या पैथागोरस थ्योरम? यस सर। अरे वाह वाह। तेजस? नहीं। तो आप लोगों ने यदि पढ़ लिया है तो अच्छी बात, तो हमें ये पता चल गया। अब इतना पेशेंस 9th के बच्चों में आ जाए माने वो अब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यदि ऐसा होता कि एक ऑब्जेक्ट होता, कोई इधर कहता कि 3 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर चलो, और कोई कहता कि ना ना ऊपर घुमाने ले चलता हूं 4 न्यूटन का फोर्स लगा के, और आपको इस एग्जाम्पल में कहा जाता फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, परफेक्ट। तो हम क्या करते, चूंकि 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, यहां हम इन दोनों को साइड मान करके एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं, और मुझे ये डायगोनल जो है पता है कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, यही देगा रिजल्टेंट, ये देगा एफ नेट। इसका लेंथ कैसे लिखते हैं? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम, √25 दैट इज 5 न्यूटन। यदि ऐसा होता, एक ऑब्जेक्ट है उस पे एक 8 न्यूटन लग रहा होता और दूसरा 90 डिग्री पे 6 न्यूटन लग रहा होता, और आपसे कहा जाता नेट बताओ, 10 न्यूटन। तो कैसे सोचते? इनको लेकर फिर से हम एक बना लेते पैरेललोग्राम, जो यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, और आपको याद है ना कि रेक्टेंगल में जो साइड होते हैं वो आमने सामने वाले, या पैरेललोग्राम में जो साइड हो जाते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है, तो ये जो आप एफ नेट देखोगे ये कितना हो जाने वाला है? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर रूट में, और ये आ गया 10 न्यूटन। आप जब ऐसे एग्जाम्पल समझने लगेंगे तो चूंकि आपको मैंने cos थीटा समझा दिया है, सम ऑफ टू फोर्सेस when they are acting on theta angle from each other। तो थोड़ा मेहनत करके ये डिराइव हो जाता है कि यदि एक हो ए फोर्स, तो फोर्स ए कहने पर तो ये ए से फील नहीं आ रहा, मैं कह देता हूं यदि एक फोर्स हो F1 और दूसरा फोर्स हो F2 और वो 90 डिग्री ना हो, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 90 डिग्री हम देखने लगे, ऐसे कर देते हैं, ये F2 और ये F1, और ये हैं कितने एंगल पे एक दूसरे से? थीटा एंगल पे। तो रिजल्टेंट मतलब ऐसे दो फोर्स लगाओगे तो कहां जाएगा ये
ब्लॉक, जिस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया। तो ये पैरेलल लाइन खींचा और ये ऐसे जोड़ा, यहाँ पैरेललोग्राम बन गया। यहां पर ये आपने बना दिए हैं एफ नेट वाला सीन, एफ नेट, और ये लिखेंगे कितना, अंडर रूट, अब ये क्या हो गया, F1 स्क्वायर, आपको तो याद है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लेकिन ये तब होता है जब 90 डिग्री, तो यहाँ डिग्री तो दिख ही नहीं रहा, तो निश्चित रूप से तीसरा ऐसा होगा जिसमें cos थीटा रहता होगा, थीटा 90 होने पे वो गायब हो जाता होगा। ट्वाइस F1 F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ये स्क्वायर रूट में हम ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एफ नेट का एक देख लिया, रिजल्टेंट का एक तरीका। तो ये 11th में बच्चे सीखते हैं और वहां भी उनके समझ में नहीं आता। तो आपको 90 डिग्री वाला जब समझ में आने लगा, बराबर खींच रहा था तो बीच में गए, तो फिर आगे ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, अपना नॉलेज इनहेंस कर लीजिए। cos थीटा के साथ ये लिखा जाता है, थीटा 90 होगा तो अगला वाला टुकड़ा गायब हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। जिन बच्चों को ये याद रह जाएगा ऐसा लग रहा है वो हैंड राइज करें। सर मुझे लास्ट वाला नहीं समझ में आया, 2F1 F2 cos थीटा वाला। अच्छा, आपके नहीं आया तो समझ में तो किसी के नहीं आया। पहले मुझे ये बताइए कि आपको कोई इधर खींच रहा है 80 न्यूटन से और इधर खींच रहा है 40 न्यूटन से, तो क्या लगता है आप कहाँ खींच के ले जाएंगे इस ब्लॉक को? ऐसे दो लोग फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक किसके पास जाएगा, ये बताइए। सर 80 न्यूटन वाले के पास। 80 वाला। तो कितना नेट फोर्स लिखेंगे, उसके लिए कौन सा रूल मैं आपको बता रहा हूं, पैरेललोग्राम रूल ऑफ सम ऑफ फोर्सेस। वो क्या कहता है कि आप पैरेललोग्राम बना लो, इन 40 न्यूटन 80 न्यूटन वाले लेंथ के साइज को दो एडजेसेंट साइज मान के, और बीच वाला जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या देने वाला है, ये देगा रिजल्टेंट का वैल्यू, नेट फोर्स का वैल्यू। नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे सर, मैं तो लिख दूंगा ना 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो ये कब लिखते हैं आप, जब 90 डिग्री होता है। क्या यहाँ 90 डिग्री है? नो सर। नो सर। नो सर में याद करो ना, ये आपको डिराइव करके नहीं बता रहा हूं, आपको याद रखना सिखा रहा हूं कि यहाँ एक 90 डिग्री वाला एक टुकड़ा रखते cos थीटा, और साथ में आ जाता 2 इंटू 40 इंटू 80, 2 इंटू 40 इंटू 80। तो ये किसी भी एंगल पे होंगे 40 और 80। तो आपको यदि सम करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला है, आपको डेरिवेशन मैंने नहीं बताया। ओके सर। अब 90 डिग्री पे क्या होगा ये बताओ, यदि ये दो फोर्स होते 90 डिग्री पे तो क्या होता, 80 न्यूटन और 40 न्यूटन। सर अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। हाँ, सीधी सी बात, 90 डिग्री वाले पाइथागोरस थ्योरम में ये बदल जाता, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये हो जाता। इसमें अगला यदि लिखते भी 2 इंटू 40 इंटू 80, साथ में क्या लिख देते cos 90, और आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा cos 90 क्या होता है, 0। और यदि ये 0 होगा तो कहानी खत्म, ये वाला टुकड़ा गायब, तो पैथागोरस थ्योरम में बदल जाएगा। तो पैथागोरस तक जब आ गए तो उससे आगे का ये है
यदि किसी और एंगल पे होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 90 होगा तब भी ये लगेगा। ये पाइथागोरस में खुद बदल जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं ये फॉर्मूला जो है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत पता है आपको? सारे साइड एक जैसे इक्वल इक्वल होते हैं। और 60 सारे डिग्री। एंगल भी एक 60 जैसे। डिग्री। यहां ध्यान दीजिएगा, 3 पार्टिकल देखो, एम एम एम। ये इसको कह देता हूं ए वाला कॉर्नर, ये बी वाला कॉर्नर, और ये सी वाला कॉर्नर। अब जल्दबाजी मत कर, क्योंकि हम थोड़ा सा अपनी एनालाइजिंग एबिलिटी को मजबूत कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि पहली बार हम ग्रेविटेशन देख रहे हैं या जीवन में कभी देखा ही नहीं, अब उसे मजबूती दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट वर्टेक्स ए। सुन, एक के जो रखा हुआ है ब्लॉक, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें ये जानना है अभी। अच्छा, ए पे फोर्स लगाएगा कौन? अच्छा, तो ए पे आपको लग रहा है कि सी भी लगाएगा और बी भी लगाएगा। सोचो, ए वाले को बी वाला क्या करेगा, धकेलेगा या अपनी तरफ बुलाएगा? अपनी तरफ बुलाए। कितना फोर्स होगा? जी जी। एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सर एम स्क्वायर नहीं पसंद आया, जी एम एम बाई एल स्क्वायर। अब ठीक है, ठीक है सर। इसको हमने एफ कह दिया से। और अब बताओ कि सी वाला जो पार्टिकल है, ये धकेलेगा या अपनी तरफ बुलाएगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां क्या लिखोगे? जी एम 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 अपॉन बाई एल एल स्क्वायर। स्क्वायर। ये एफ से ज्यादा या कम या एफ? तो ये भी एफ। सर सेम। हाँ, और इनके बीच में एंगल कितना? 60 60 डिग्री। डिग्री। तो यहां जो नेट फोर्स सोचोगे, वो नेट फोर्स किसके नजदीक होगा? एसी वाले लाइन पे या एबी वाले लाइन पे या ठीक बीच में? सर ठीक बीच में। ये सबके समझ में आया? मेधा आपके समझ में आया? अरे दोनों एक यस जैसा सर। है ना। बी जितने जोर से खींच रहा है, सी भी उतने ही जोर से खींच रहा है। तो एफ नेट लिखोगे कैसे भाई? तो मेरे पास फॉर्मूला था 90 डिग्री वाला, मुझे याद, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन ये 90 डिग्री तो है नहीं, ट्वाइस F1 F2 इंटू कॉस, और यहाँ 90 या 60 60, और कॉस 60 डिग्री याद है आप लोगों को या नहीं? सर 1/2। यस सर। ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर और कॉस 60 1/2। ये चला गया, ट्राइस एफ स्क्वायर, ये आ गया 3√3 इंटू एफ, ये आ गया जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और साथ में √3। तो ये टफ क्वेश्चन है, आपके 9th वाले बच्चे इतना नहीं देख सकते, तय मान लो। और आप देख रहे हो तो आप 11th वाले बच्चों को टक्कर दे रहे हो। लोग फोर्स को फील ही नहीं करते। हमने आपको कहा कि वो जो सी है बुला रहा है, पुकार रहा है एक को, भाई मेरी तरफ आ जा। तो ये चाहता है उधर जाऊं, जैसे आपको कोई खींच रहा हो, वैसे ही ए को खींच रहा है। और उसी तरह बी भी पुकार रहा है, भाई मेरे तरफ आओ।
तो ए बी की तरफ भी जाना चाहता है, दोनों तरफ खींचने वाला एफ एक जैसा है 60 डिग्री पे, तो दोनों के बीच में ये खींचा जाएगा। और नेट फोर्स क्या लिखेंगे इस मोमेंट पे, F√3 Gm²/L² इंटू √3। ये जो एडिशन का तरीका है ये कहलाता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां ये आप देख रहे हैं, तो लॉ को हमने याद कर लिया कि दो फोर्स यदि होगा, और ये वेक्टर किसे कहते हैं, जो फोर्स होता है उसे वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसको ऐड करने के लिए डायरेक्शन की जानकारी होनी जरूरी है। तो जिन क्वांटिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्शन की जानकारी होनी जरूरी हो उन्हें फोर्स कहते हैं, उन्हें वेक्टर कहते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर। और वेक्टर यदि होगा ना, उसको ऐड करने के लिए कौन सा रूल सोचेंगे, यही। और आप ग्रेविटेशन में तो फोर्स की बात करोगे ही, तो फोर्स की बात करोगे तो सोचने का तरीका ये हुआ। एक लेवल आप क्रॉस कर गए, आपकी मजबूती आ गई, आप फोर्स को देखना सीख गए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या ये मैं मान लूं यहां तक आप पहुंच गए? यस 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 सर। सर। पेज चेंज करूं? अच्छा जिया, आप बताएं, क्या आज जो आपने पढ़ा तो क्या फोर्स को देखने में आपका कंफर्ट इंक्रीज हुआ या नहीं? यस सर। मेधा, सॉरी, प्रणय, आप लोग बताएं। यस यस सर। ठीक। सही है। और जैसे तेजस और हर्ष, आपको तो मैंने उतना डिटेल कभी नहीं बताया, क्या आपने ये भी समझना सीखा, ये जो पॉइंट अभी बताया मैंने? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेजस, हर्ष। अब हम यहां तक यदि आ ही गए तो बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। इट इज acceleration of free falling object Due to gravity. near earth surface or any other planet's surface. It is acceleration of free falling object near earth surface. या दूसरे वर्डिंग्स में ये कह सकते हैं जो अभी अभी आपने कहा, इट इज एक्सलरेशन of object due to gravitational force of earth acting on it. It is acceleration of object due to gravitational force of earth which is acting on the object. It is acceleration of the object due to gravitational force of earth which is acting on the object.
आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कह रहे हैं कि फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पे एक्ट करेगा, पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो तो वहां हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन मिलेगा दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहां देखो, मान लिया ये अर्थ, और अर्थ का ये तो सॉलिड है, स्फीयर जैसा माना, लगभग अभी स्फीयर ही मान लो। इसका मास है m, जो कि सेंटर पे दिखा देते हैं, और रेडियस है r। यदि अर्थ के सरफेस के अगल बगल हो, h डिस्टेंस पे है और h बहुत 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 छोटा है r से, तो यहां यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा स्मॉल m पार्टिकल, न्यूटन्स एप्पल मान लो, तो उसको अर्थ ने किधर फोर्स लगाकर पुल किया होगा? अर्थ ने नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा, कितना? g, पार्टिकल का मास, अर्थ का मास, बाय r प्लस एच स्क्वायर। r जो है वो 6400 किलोमीटर है, और स्मॉल h है क्या? पेड़, मान लो 2 मीटर ऊंचा। तो मुझे ये बताओ 6400 को आपने 3 जीरो डाल दिया मीटर में, 2 मीटर मैं ऐड करूं, ये जो r प्लस एच है, तो क्या मैं r प्लस एच को यदि 6400,000 ही लिख दूं तो कोई दिक्कत? क्योंकि 2 को मैंने लिया ही नहीं। या यूं समझो r प्लस एच के बदले मैंने r लिख दिया। क्यों? क्योंकि सिंस h जो है वो बहुत बहुत छोटा है r से, तो उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, गायब कर दिया, मान लिया है ही नहीं। इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो जब आप बात कर रहे होंगे नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, तो F कितना हो गया? जी एम बाई आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F बाई स्मॉल m, क्योंकि उस पार्टिकल का ही तो एक्सीलरेशन देख रहे हैं। ये कितना आ गया? जी कैपिटल M बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अभी अभी आपने ये एनालिसिस किया कि यदि मैं G के बारे में लिखना चाहता हूं तो किसके बराबर होगा? कैपिटल G कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाता है 9.8 के करीब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि है तो ये एक्सीलरेशन, फोर्स अपॉन मास, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस के नजदीक सेब के पेड़ से सेब गिरा, जामुन के पेड़ से जामुन गिरा, नारियल के पेड़ से, सर नारियल बहुत ऊंचा, हाँ हाँ, रेडियस के कंपैरिजन में कितना ऊंचा है? मान लो 5 मीटर का पेड़, 7 मीटर का पेड़। सर मैंने बहुत ऊंचा पेड़ देखा, ले लो 50 मीटर का पेड़। सर मैंने एफिल टावर से भी ऊंचा पेड़ देखा अफ्रीका में, तो ले लो ऐसे ही कुछ और। लेकिन 6400 सोचो ना किलोमीटर, और 6000 हजार मीटर, उसमें आप ये
50 मीटर 100 मीटर नहीं भी ऐड करोगे तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने जाता, और यदि पड़ेगा भी तो डिसिमल के चौथे डिजिट, तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। तो हम लोग जी को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट नियर अर्थ पर सरफेस, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर, इसमें कोई डाउट? मेधा, कोई डाउट? नो सर। आप सोचो, एक पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी। तो यदि कहते हो ये अर्थ है आर रेडियस का, जिसके सेंटर पे आप मास कह दोगे m, और जिसके h डिस्टेंस पर हम आ गए, यहां पर पार्टिकल है स्मॉल m। इस स्मॉल m पे जो फोर्स लग रहा होगा, अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, वो कितना फोर्स लगाएगा, g m बाय डिस्टेंस r प्लस h का स्क्वायर, हमेशा सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस। तो इसका जो एक्सलरेशन हो जाएगा वो g डैश कह लो, तो g डैश कितना लिखोगे, f बाई एम, g m बाई r प्लस h का स्क्वायर। g डैश कितना आ गया, g m, ध्यान से देखना, r प्लस h इंटू आर बाई आर का स्क्वायर। अब एक r कॉमन ले लो, g m बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, और g डैश कितना आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल g कह देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ये आ गया अर्थ के सरफेस और h हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा उनमें रिलेशन। अर्थ के सरफेस और h हाइट पर जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, उनमें रिलेशन। यदि ये पार्टिकल यहां होता अर्थ के सरफेस के पास, तब इसका एक्सलेशन होता g, और जब h हाइट पे है तब एक्सलेशन है g डैश, और इनमें रिलेशन क्या है, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। इन्हें याद रखते हैं। और एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन at height h equals to r from the earth surface। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की सोचेंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, एट हाइट h g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर, और ये g डैश कितना हो जाएगा, g अपॉन 1 प्लस r बाई आर का होल स्क्वायर। r बाई आर कितना हो गया, g बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, g डैश हो गया g बाई 4। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। तो क्या हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हर्ष? तेजस, क्या आप यूज कर पाएंगे ये फॉर्मूला? थोड़ा टफ लग रहा है। यस सर। ठीक है हर्ष, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। जिया और मेधा, आप यूज कर पाएंगे इसे? यस सर। यस सर। प्रणय, सॉरी,
क्या आप Yes, यूज sir. कर पाएंगे इसे? Yes, sir. Sir, yes. सोचो तो, अर्थ है, ये आर रेडियस है, और कितने हाइट पे आ गए? 2r हाइट पे आ गए। यहां पर पार्टिकल है कोई, इसका एक्सलेशन जी डैश कितना होगा? सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे? सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं? देखो तेजस, अकल नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। Yes, sir. एट हाइट h क्या है फॉर्मूला? जी डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल। R square. अब बताओ, h के बदले मैं कितना रख दूं? 2R. 2R. r और r कट गया, ये सबको दिख गया। Yes, Yes, sir. कितना हो गया? Sir, G by g R बाई square. 3 स्क्वायर, g बाई 9। हाँ. क्या ये बहुत कठिन क्वेश्चन है? No, sir. और इसी तरह आप लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ g इन डेप्थ d। तो देखो यहां फिर से एक अर्थ, और अर्थ में गहराई, गड्ढा खोदा, ये कितना डेप्थ है? डेप्थ है d। और इसके नीचे यहां पर मैंने पार्टिकल ड्रॉप किया, इसका एक्सलेशन क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। यहां पर ये m है, तो यहां जो लिखोगे ना आप g डैश, तो डायरेक्ट रिजल्ट ये है, याद रखना, g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर। इनके लिए कोई और नाम देना चाहो तो जी डबल डैश कह दे सकते हो। नहीं सर, वो हमने हाइट पे जी डैश लिखा है, इसका कोई नया नाम देंगे, राम मोहन सोहन टाइप, ये जी डबल डैश कर लो। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। डी क्या है? डी है डेप्थ, गहराई। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। सर ये फॉर्मूला मेरे समझ में नहीं आएगा, आप बेकार में परेशान मत करो मुझे। ऐसे आपके विचार यदि हैं तो एक एग्जांपल लिख लो। ये फिर से बनाया अर्थ, अर्थ के गहराई में गए, डेप्थ ले लिया है r/2। वहां पर भीतर जाकर के एक पार्टिकल को गहराई में जाके ड्रॉप किया, तो नीचे जाएगा, गिरेगा, तो उसका एक्सलेशन क्या होगा? अर्थ का मास है m, और अर्थ का रेडियस है r। ये है अर्थ, और ये है डेप्थ। तो सॉल्व करते वक्त क्या किया जाए? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे। इन डेप्थ डी, डेप्थ डी, जी डैश इक्वल, जी डबल डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। सॉल्व करिए, जी 1 माइनस r/2/r, ये आर आर कट गया, यहाँ 1 आ गया। जी 1 माइनस 1/2, जी 2 माइनस 1/2, g/2। हर्ष, आपके समझ में थोड़ा सा आया? हाँ या ना? Yes. तेजस, आपके कुछ फॉर्मूला सर यूज आ करने गया, का तरीका समझ में आ गया? सर आ गया। बहुत बढ़िया। और फोर्स सोचना सिखाया। और यहाँ एक और पॉइंट देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी।
मुझे ये बताओ, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत नाम सुना है ना, भूगोल ज्योग्राफी। Yes. अर्थ Yes, का sir. शेप क्या सेब जैसा याद आया? Yes, अंडे sir. जैसा या सेब जैसा? यहां पर होता था नॉर्थ पोल, यहां पर होता था साउथ पोल, और ये है यहाँ इक्वेटर। ये टर्म सुना हुआ सा लग रहा है या नहीं? अब मुझे बताओ, रेडियस कहां पर बड़ा होगा? इक्वेटर पे बड़ा दिखेगा इक्वेटर रेडियस, पे, या पोल पे बड़ा दिखेगा रेडियस? इक्वेटर पे तो बड़ा। जब हम लिखेंगे जी पोल पे, तो क्या लिखोगे? GM/R होल स्क्वायर। और जी इक्वेटर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? GM/R इक्वेटर स्क्वायर। कौन बड़ा है? सर R इक्वेटर इक्वेटर बड़ा है R पोल से, तो G इक्वेटर छोटा हो जाएगा G पोल से। जहां R जो नजदीक हो गया पार्ट के लिए, तो पार्ट के लिए यदि पोल पे रखोगे तो वो अर्थ के सेंटर से नजदीक होगा, तो वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, वहां एक्सलेशन ज्यादा मिलेगा। तो पोल वाला जो है वो ज्यादा होगा जी, और इक्वेटर वाला कम होगा। क्या ये याद रह जाएगा? अरे मैं उम्मीद करूं याद Yes. रह जाएगा। Yes. आर सर। डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर नीचे, तो जो आर बड़ा हो जाएगा उसका जी का वैल्यू कम हो जाएगा, स्मॉल जी का। ठीक ना? Yes. ये लेक्चर आज वाली यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे एग्जाम्पलर ट्राई करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, Bye, sir. sir.